नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनपढ़ सास। अमित, तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही मेरे कानों में अपनी नाक घुसाती रहती है। मैं तंग आ गई हूँ, मेरी अपनी भी जिंदगी है। अरे मैं समझा दूंगा, शांत हो जाओ, अमित ने लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए कहा। क्या समझा दोगे? वो अनपढ़ कुछ नहीं समझेंगी। उसका हमेशा का नाटक है, सर पर पल्लू ढको, धीरे बोलो, धीरे हंसो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। अरे उस गवार ने कभी कुछ देखा भी है क्या जो मुझ पर तानाशाही करती है? अगली बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। जहां भेज सकते हो भेज देना, नहीं तो मैं भेज दूंगी, लेकिन घर में अब इसको सहन नहीं करूंगी। इसके बाद नीलू पैर पटकती हुई चली गई और अमित अपने काम में ही लगा रहा। नीलू सुशीला की बहू थी, जिसे वो बड़े मन से ब्याह कर लाई थी। वो अनपढ़ थी, लेकिन नियम कायदे अच्छे से जानती थी। वो एक शांत मन की महिला थी और सभी से प्रेम पूर्वक बात किया करती थी। उनके पति का देहांत काफी साल पहले ही हो गया था, जब उनका बेटा अमित छोटा था और बड़ी बेटी वंदना शादी लायक थी। सुशीला जी सिलाई जानती थी और उन्होंने उसी काम से अपने घर को चलाया था। पति जो पैसा छोड़कर गए थे, उससे बेटी का ब्याह कर दिया था और उसके बाद बेटे को पढ़ाने लिखाने में जुट गईं। वो ना दिन देखती और ना ही रात, बस अंधाधुंध काम करती थीं। काम के प्रति उनकी लगन आसपास के लोगों में प्रसिद्ध थी, जिससे लोग उन्हें काम भी देते थे। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि अमित आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था और 6 महीने पहले ही सुशीला जी ने धूमधाम से उसकी शादी की थी। मगर ये क्या, बहू को उनका कुछ भी कहना पसंद ही नहीं था। नीलू जोर जोर से हंसकर बात किया करती थी, जिस पर सुशीला जी प्यार से थोड़ा धीरे बोलने को कह देती तो उसको बुरा लग जाता। कुछ देख ही दिन में नीलू का रहन सहन बदल गया, जो सुशीला जी को पसंद नहीं आ रहा था। नीलू को खुले और छोटे कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन मोहल्ले की औरतें उसको देखकर बातें बनाने लगी थीं कि सुशीला की बहू को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लक्षण अच्छे नहीं दिखते। कैसे हीरोइन की तरह कपड़े पहनकर घूमती है, इससे हमारी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा, और ये तो हमारी लड़कियों को भी बिगाड़ देगी। ये बातें एक आम के अंदर ही सुशीला जी के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, जिस पर वो नीलू को कहने के लिए मजबूर हो उठी थी। लेकिन नीलू को एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पति अमित से अपनी सास को ही घर से निकालने को कह दिया। अमित ने सुशीला जी से कहा, मम्मी वो ऐसे घर से नहीं है, उसके घर में नौकर चाकर हैं, वो बचपन से ऐसे ही रही है, थोड़ा खुले स्वभाव की है, जैसे रहती है रहने दीजिए। इस बात पर सुशीला जी ने थोड़ा नाराज हो गई। मैंने कब मना किया, खूब पहने, लेकिन इन बाहर वाली औरतों को दिखाना जरूरी है क्या? सब देखकर हमारे बारे में बातें बनाते हैं। रात को पहनकर तुम्हारे साथ जाया करे, कोई परेशानी थोड़ी है। ये सब बातें नीलू ने सुन ली थी। अमित, इससे कह दो कि मैं किसी से डर कर नहीं रहूंगी, जो जी में आएगा करूंगी, जैसे रहना होगा रहूंगी। उन औरतों से कहो कि आंखें बंद कर लें, और अगर दिक्कत तुम्हारी माँ को है तो ये भी कहीं चली जाएं। नीलू टका सा जवाब देकर गुस्से में दंदनाती हुई चली गई। सुशीला जी ने अमित की तरफ देखकर कहा, अब ये मुझे मेरे ही घर से जाने को कह रही है। बेटा, तुमने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। अमित ने कहा, मम्मी ये गर्म दिमाग की है, कुछ ही देर में शांत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगी, और मैं बाद में बात करूंगा इससे। अभी कहता तो बात बिगड़ जाती। अमित ने अपनी माँ को समझा दिया। इसी तरह आए दिन तमाशे होते और अमित अपनी माँ को यही बात समझाता, जिससे नीलू की हरकतों पर लगाम लगाने की बजाय बढ़ती रही। 1 साल होने को आया और नीलू प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशी का माहौल था। सुशीला जी ने पता लगते ही चारों तरफ खुशी में मिठाई बांट दी थी। लेकिन ये सब देखकर नीलू ने अमित से गुस्से में कहा, अमित ये तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा नहीं उछल रही? बच्चा मुझे होने वाला है या उनको? अमित ने गुस्से में कहा, पागल हो क्या तुम? ऐसे कौन बोलता है? दादी बनने वाली हैं तो खुश नहीं होंगी क्या? नीलू का गुस्से से इस बात पे 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने चीख कर कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और इसमें किसी मर्जी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आज ही इसको हटवा दूंगी। ये सुनकर सुशीला जी सन्न रह गईं, लेकिन अमित का इशारा देखकर कुछ बोल न पाई। नीलू को कमरे में जाकर तैयार होते देखकर अमित ने पूछा तो नीलू ने अमित से कहा, इस बच्चे के बारे में डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ। अमित ने उसको हाथ पकड़कर बैठा दिया और प्यार से समझाने लगा, अरे वो अनपढ़ हैं, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसा करोगी तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा और डॉक्टर मानेंगे भी नहीं, और वो कौन सा हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन तो ये सब तुम्हारा होगा। नीलू ये सुनकर मुस्कुरा उठी थी। अमित हमेशा
उसको इसी तरह समझाया करता और वो मान जाया करती, लेकिन सुशीला जी के प्रति उसकी सोच उतनी ही गिर जाया करती। उनके प्रति नफरत कम होने की बजाय बढ़ जाती और इस पर अमित ध्यान ही न देता। लेकिन आज ये बातें सुशीला जी ने सुन ली थी। ये कौन सा तरीका था समझाने का जिससे अमित अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द कह रहा था। बाहर खड़ी सुशीला जी खून का घूंट पीकर रह गईं। खड़े खड़े पैर जैसे सुन्न हो रहे थे। अपने बारे में बेटे से ही इतना सब सुनना एक सदमे के बराबर था। सुशीला जी कमरे में जाकर बैठ गईं और पति की तस्वीर को देखकर रोने लगी। पल्लू से आंसू पोंछते बोली, एक ही बेटा है, अब तो उससे भी सुख की कोई आस नहीं लगा सकती। जीवन भर इसके जीवन के लिए मेहनत करती रही और इसने मुझे ये दिन दिखा दिया। नीलू को 1 महीने से ऊपर हो गया और गर्भवती होने के कारण अब इनके स्वभाव में बदलाव भी हो रहे थे, जिससे वो हर वक्त चिढ़ती रहती थी। लेकिन सुशीला जी दिल दुखने के बाद भी उसके प्रति अपना कर्तव्य समझकर उसका ख्याल रखती रहीं। अमित के सामने भी कभी कुछ न कहा। उसके शब्द हर दिन अपनी मर्यादा पार कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने सुशीला जी से कहा, बुढ़िया तू मेरे सामने मत आया कर, मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। खबरदार जो फिर मेरे सामने आई तो, वरना घर से बाहर कर दूंगी। 2 रोटी खा और चुपचाप घर संभाल, उसके बदले इतना भी नहीं करेगी क्या। ये सब अमित ने भी सुन लिया था, लेकिन उसने फिर से माँ को अंदर जाने का इशारा किया। पहले तो उसी अंदाज में नीलू को समझाया और फिर माँ से जाकर कहा, माँ इसकी बात का बुरा मत मानना, ऐसे समय में औरतें अजीब हो ही जाती हैं। ये ऐसी बिल्कुल नहीं है और घर में इतना सब आप नहीं करोगी तो कौन करेगा, इसका ख्याल भी तो रखना है ना। सुशीला जी अमित की बातें समझती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते उन्होंने नीलू का साथ देना ही सही समझा। लेकिन नीलू से थोड़ा दूर रहने लगी। नीलू फिर भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी और सुशीला जी को नीचा दिखाती थी। वो दिन भी आ गया जब नीलू को एक बेटी हुई। सबसे ज्यादा खुश सुशीला जी ही थी, लेकिन नीलू ने अपने ही बच्चे को देखकर मुंह सिकोड़ लिया था। अमित ने जब उसे बच्ची की बधाई दी तो उसने एक तरफ मुंह करके कहा, तुम और तुम्हारी माँ पालो इसको, तुम्हें यही तो चाहिए थी ना, अब मुझसे कुछ मत कहना। अमित सन्न रह गया, लेकिन ऐसे समय में क्या बोलता। ये बात सुशीला जी ने भी सुन ली थी और उन्होंने गोद में ली हुई बच्ची को सीने से लगा लिया था। वो दुखी थी, एक बच्ची पैदा होते ही कैसे अपनी माँ से दूर हो गई है। भला इसका क्या दोष है। माँ का स्नेह प्यार दुलार अब इसको कौन देगा, जबकि अभी तो ये नन्ही सी जान है और इसको सबसे ज्यादा जरूरत नीलू की ही है। जब बच्ची भूखी थी तब भी नीलू ने नर्स के कहने पर मुंह बनाते हुए उसे सीने से लगाया। जाने क्यों उसके दिल में माँ का प्रेम जाग ही नहीं रहा था। कैसे पत्थर दिल थी। अस्पताल से घर आने के बाद तो नीलू ने अपने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए। अमित ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम माँ बेटे देखो इसको मैंने पैदा कर दिया है, अब मुझे फ्री करो। बात बात पर मुझे मत बुलाया करो और इसको मेरे माथे मरने की जरूरत नहीं है। अमित परेशान था कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, कैसे नीलू को समझाए कि बच्ची को इसकी जरूरत है। बच्ची अपनी दादी के पास ही रहती और सोती थी और नीलू बेफिक्र उसकी हर बात से बेखबर रहती थी। सुशीला जी का बच्ची के लिए प्यार दुलार देखकर नीलू उसको खूब ताने मारती। ऐसा ही शौक था तो एक बच्चा और पैदा करना था, कहीं अनाथ आश्रम में रह लो, वहां बहुत बच्चे होते हैं। सुशीला जी अपने ही बच्चे के लिए उसको ऐसा कहते देखकर अवाक रह जाती, लेकिन कोशिश करती कि उससे कुछ ना कहें, क्योंकि उनके अनुसार अपनी इज्जत अपने हाथ थी। नीलू को अपनी जुबान पर लगाम तो थी नहीं, इसलिए वही चुप रहने लगी थी। बच्ची 1 साल की हो गई थी और उसका जन्मदिन था। घर में सुशीला जी ने पूजा पाठ के अलावा पार्टी का भी प्रबंध किया, जिसमें अमित ने उसका साथ भी दिया। मगर नीलू ये देखकर चिढ़ती ही रही और कहती रही, कौन सी राजकुमारी पैदा हुई है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इतना तामझाम और पैसा खर्च किया जा रहा है, दोनों पागल हो गए हैं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही न दिया। जैसे घर में मेहमान आना शुरू हो गए। नीलू ने अपना रंग बदल लिया और बच्ची को गोद में उठाकर खड़ी हो गई, लेकिन बच्ची उससे दूर भाग रही थी। सबके सामने मुस्कुराती हुई नीलू ने उसको खिलौने दिलाने की भी कोशिश की। शाम को पार्टी में सब शुभकामनाएं दे रहे थे तो सभी कह रहे थे कि दादी हो तो सुशीला जी जैसी, पोती का कितना ख्याल रखती हैं, इनके बिना तो ये एक पल भी नहीं रहती। ये सुनकर नीलू का पारा हाई हो रहा था और उसने जैसे तैसे पार्टी खत्म होने का इंतजार किया। सब मेहमानों के जाने के बाद उसने घर में हंगामा कर दिया। अमित आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इस बुढ़िया ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं
जो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका तो काम है ये, और मैं भी बाहर नौकरी करती हूँ, तो कहाँ से ख्याल रखूंगी। अमित अपने ऊपर कंट्रोल न कर पाया और बोल पड़ा, नौकरी का मतलब ये नहीं कि बच्ची माँ के दूध से भी दूर रहे और माँ के प्यार से भी। तुम्हारे तो स्पर्श का भी उसको पता नहीं है, वो तो जानती ही नहीं कि तुम उसकी माँ हो। मम्मी ना होती तो इसका जाने क्या होता, तुम तो फेंक देती इसको। अमित की बातें सुनकर नीलू का चेहरा तमतमा गया और उसने झट से सुशीला जी को की गोद से बच्ची को छीनकर बेड पर पटक दिया और बच्ची रोने लगी। सुशीला जी उसे उठाने चली तो उसने उन्हें धक्का दिया और बेटी को पीटने लगी। तेरी ही वजह से नाटक हो रहा है, तुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। बोल, कौन है तेरी माँ, बोल कौन है। ये देखकर अमित ने बच्ची को जल्दी से झपट कर उठा लिया और कहा, पागल हो गई हो क्या, ये नादान तुम्हारे सवालों के जवाब देगी क्या। कितनी पत्थर दिल हो। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। ये सुनकर नीलू ने आओ देखा न ताव और सुशीला जी और हमला बोल दिया। तो फिर इसको घर से निकालो, मैं अपनी बच्ची को देख लूंगी। अनपढ़ औरत ही इस झगड़े की जड़ है। उसने सुशीला जी का हाथ पकड़कर बाहर खींचा, जिसमें बच्ची को उठाए। अमित नीलू नीलू चिल्लाता रहा, लेकिन नीलू के कान पर जू तक न रेंगी और वो सुशीला जी को खींचकर मेन गेट तक ले गई। अपने पागलपन में नीलू को कुछ नहीं सूझ रहा था और उसने सुशीला जी को बाहर निकाल दिया। अमित ने चीख कर कहा, पागल हो गई हो क्या, उन्हें वापस बुलाओ अंदर। लेकिन नीलू ने गेट बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी छुपा दी। रोती हुई बच्ची को गोद में पकड़े अमित चिल्लाता हुआ एक हाथ से ही चाबी ढूंढता रहा। अमित ने नीलू से कहा, नीलू लोग क्या कहेंगे, कुछ तो इज्जत का ख्याल करो और चुपचाप चाबी दे दो। लेकिन नीलू खामोश बैठी रही। रात के 11 बजे उसकी माँ बाहर खड़ी रो रही थी। सुशीला जी ने कई बार आवाज भी दी, लेकिन नीलू को जैसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा था। अमित की बेटी गोद में सो गई तो उसने नीलू को झिझोड़ कर कहा, नीलू पिछले 1 घंटे से मम्मी बाहर खड़ी हैं, कितने लोगों ने उन्हें देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि कैसे बहू बेटे हैं। ताला खोलकर उन्हें अंदर ले आओ। इस बार नीलू ने जाने क्या सोचकर चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। अमित जल्दी से बाहर पहुंचा और ताला खोलकर बाहर माँ को ढूंढने लगा, लेकिन बाहर सुशीला जी थी ही नहीं। इधर उधर देख रहा था मगर वो दूर तक न दिखाई दी। अमित परेशान सा अंदर आया और नीलू से कहने लगा, मम्मी बाहर नहीं है। नीलू यही चाहिए था ना तुम्हें, अब करना सब अकेले जो तुमसे होता ही नहीं। अमित को घूर कर देखती नीलू कुछ न बोली और जाकर सो गई। लेकिन अमित माँ की तलाश में सड़क पर निकल गया। काफी देर तक ढूंढता रहा और फिर खाली हाथ हताश होकर वापस आ गया। शायद आज सुशीला जी के दिल पर लगी थी और वो खुद ही चली गई थी। अमित सारी रात माँ की फिक्र में सो नहीं पाया और बैठा रहा। उसने अगले दिन अपनी बहन को पार्क में बुलाया और नीलू को भनक भी न लगने दी। दीदी, इस नीलू का क्या करूं, ना तो बच्चा पालना चाहती है ना ही मम्मी को पसंद करती है। इसके कारण मम्मी घर छोड़कर चली गई। उसकी बड़ी बहन वंदना को भी माँ की फिक्र हो रही थी। तभी उसकी नज़र दूर बेंच पर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी, जिसने पल्लू से मुंह ढका हुआ था। दोनों ने जाकर देखा, लेकिन वो महिला कोई और थी। अमित, तूने ही छूट दी है इस नीलू को, जिसके कारण मम्मी नहीं मिल रही। शुरू में ही अगर इसका मुंह बंद किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये देखकर पापा की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। अमित के मुंह में जैसे शब्द ही नहीं थे और वो खामोश खड़ा था। आज उसकी करनी उसके सामने थी। दोनों कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। सुशीला जी रात में स्टेशन पहुंची, खाली हाथ थी और टिकट के पैसे भी ना थे। बेंच पर बैठे हुए जब थक गईं तो सो गई थी। किसी ने उन्हें उठाया, आपकी ट्रेन है क्या, यहाँ कोई आपका आने वाला है। उन्होंने मना किया तो उसने कहा, तो फिर प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही हैं आप, बाहर जाइए। सुशीला जी बाहर आ गई तो स्टेशन से लगे मंदिर के बाहर भंडारा होता दिखाई दिया। किसी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप प्लेट पकड़ा दी। सुशीला जी इस कारण मना न कर सकी और एक तरफ बैठकर खाने लगी। इसके बाद कई दिन मंदिर के बाहर ही गुजार दिए। एक दिन एक गुब्बारे वाले ने कहा, माँ जी जरा आप ये गुब्बारे पकड़ लीजिए, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। वो गुब्बारे वाला उनको गुब्बारे का दाम बताकर चला गया और जब 15 मिनट बाद वापस आया तो 5 गुब्बारे बिक चुके थे। सुशीला जी ने उसको ईमानदारी से हिसाब बताकर पैसे दे दिए। फिर उनके दिमाग में कुछ कौंधा और उन्होंने गुब्बारे वाले से इसको करने का तरीका पूछा। उसने खर्चा और तरीका सब बता दिया। सुशीला जी ने जाकर अपनी हाथ की अंगूठी बेच दी, जिससे कुछ पैसे आ गए और उन्होंने एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढ लिया जो कि मंदिर के ही पास था।
कुछ पैसे उन्होंने गुब्बारे खरीदने में लगा दिए और उसमें हवा भरने वाली मशीन खरीदकर बेचने के लिए तैयार कर लिया। अब उन्होंने स्टेशन और कई जगहों पर जाकर गुब्बारे बेचे जो कि शाम तक बिक गए। वो खुशी खुशी कमरे में वापस आ गईं। आते आते रास्ते में से उन्होंने बिछाने के लिए एक चटाई खरीदी और खाना भी ले आईं। अब उनका रोज का यही काम हो गया था, जिससे उन्होंने अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े और कुछ जरूरत की चीजों का इंतजाम कर लिया था। वो गुब्बारे से तरह तरह की चीजें बनाकर बेचती, जिसे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होकर खरीद लेते थे। उनका काम चल निकला था, लेकिन परिवार से अलग होने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर परेशान भी करता था। धीरे धीरे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक एक ही शहर में रहते हुए भी उनका अपने बच्चों से आमना सामना नहीं हुआ था। सुशीला जी अपना जीवन यापन गुब्बारे बेचकर करती रहीं और 1.5 साल बीत गए। एक बार वो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में जाकर गुब्बारे बेच रही थी कि उनकी नज़र एक बच्ची पर जो गुमसुम सी सीट पर बैठी हुई थी। उनकी नज़र जब उस पर पड़ी तो उन्हें वो अपनी पोती जैसी लगी, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गईं। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया तो सुशीला जी ट्रेन से उतर गईं, लेकिन बाहर उतरते ही उन्होंने सामने उसी बच्ची को खड़े देखा जो बहुत तेज रो रही थी। लगभग 2.5 साल की बच्ची माँ बाप के बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। सुशीला जी को उसमें अपनी पोती दिखाई दे रही थी। उनसे उनका रोना देखा न गया और उन्होंने उसको गले से लगा लिया। काफी देर तक इधर उधर पूछने के बाद भी उसके माँ बाप का पता न चला। सुशीला उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी कारण उसको लेकर घर आ गई। बच्ची को उनके पास बहुत शांति मिली और वो उनके सीने से चिपकी रही। उन्होंने उसको खाना खिलाया और कुछ टॉफी चॉकलेट भी दिलवा दी। बच्ची सो गई थी और सोते हुए बिल्कुल अपनी पोती जैसी लग रही थी। कुछ दिन वो उनके पास रही और सुशीला जी ने भी मोहबस उसकी जानकारी पुलिस में नहीं दी। उन्हें डर भी था कि जाने अपने असली माँ बाप से मिल भी पाएगी या नहीं। इससे तो अच्छा कि मेरे पास ही रहे, मुझे भी सहारा मिल जाएगा बुढ़ापे में, और ये तो देखने में भी बिल्कुल मेरी ही पोती जैसी है। सुशीला जी ने उसको भी अपना परिवार बना लिया और दोनों एक साथ खुश रहने लगी। सुशीला जी ने अब एक मशीन खरीद ली, जिससे अब वो सिलाई भी करने लगी थी। इससे आमदनी बढ़ गई थी और बच्ची का ख्याल भी अच्छे से रख पा रही थी। अब उन्हें इसका स्कूल में एडमिशन करवाने की चिंता थी, तो उन्होंने उसे एक छोटे से स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। माँ बाप के नाम पर अपना नाम लिखवाया और कह दिया कि इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये उनकी पोती है। सुशीला जी मेहनत से सब उसके लिए कर रही थी। इस बच्ची के कारण उन्हें जीने का मौका जो मिल गया था। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के आगे पीछे घूम रही थी और यूं ही बच्ची बड़ी हो गई। सुशीला जी की कड़ी मेहनत से वो आज एक डॉक्टर बन चुकी थी और एक बड़े हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रही थी। सुशीला जी अब एक बड़े घर में रहती थी और उस लड़की जिसका नाम उन्होंने अंशु रखा था, उसने उनके लिए नौकर भी रख दिए थे। घर में हर एक सुविधा थी। एक बार सुशीला जी काफी बीमार हो गईं तो अंशु ने उन्हें हॉस्पिटल बुला लिया। कैबिन में बैठी अंशु ने उन्हें एक तरफ बैठा रखा था और साथ ही बार बार आते मरीजों को भी देख रही थी। सुशीला जी अपनी दवाई के चुकी थी और अंशु के फ्री होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने चलने के लिए कहा तो अंशु ने कहा, माँ बस एक पेशेंट और है, फिर उसके बाद घर चलेंगे। ये सुनकर सुशीला जी शांत बैठकर उसका फिर से इंतजार करने लगी। अंतिम पेशेंट बाहर थी और अंशु ने उसको नर्स से अंदर भेजने को कहा। उसने आते ही कहा, हेलो डॉक्टर, मेरा नाम नीलू है, कहकर वो बैठ चुकी थी और नीलू उससे पूछताछ करने लगी। लेकिन अंदर बैठी सुशीला जी ये नाम सुनकर चौंक गई थी। आती आवाजों पर कान लगाया तो लगा, अरे ये तो उसकी ही आवाज है। ये सोचकर जिज्ञासा भरी सुशीला जी ने बाहर झांका, लेकिन पीठ होने के कारण समझ नहीं आया कि ये कौन है। लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था और वो बार बार उस आवाज को पहचान रही थी। उनसे रहा न गया और वो उठकर बाहर चली गईं। साथ में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए उसे देखने लगी तो सन्न रह गईं। ये तो वही थी, उनकी बहू नीलू। उनकी आंखें फटी रह गईं। नीलू ने भी बगल में कुर्सी में बैठी सुशीला की तरफ नजर घुमाई तो वो खामोश हो गई। अंशु ने कहा, आप बोलते रहिए, चुप क्यों हो गए? मैं दवाई लिख रही हूँ, आगे बताइए क्या परेशानी है। नीलू का सारा ध्यान बगल वाली कुर्सी पर बैठी सुशीला जी पर था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अंशु की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? अंशु ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी माँ है, मेरी सब कुछ है। आज इनका इलाज होना था तो आई हुई हैं। आप अपना बताइए, हमें घर भी जाना है। नीलू हैरान थी। उसने कहा, ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हैं? और सुशीला जी चिढ़ गई, क्यों? जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है।
तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे हुआ, अपने काम से काम रखो। अंशु अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थी। तभी पीछे से अमित भी आ गया और इतने साल बाद माँ को सामने देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से निकल गया, मम्मी आप यहाँ कहाँ थी इतने साल? मैं और दीदी आपको खोकर कितने परेशान थे। अंशु भी हैरानी से ये सब देख रही थी। उसने जब सुशीला जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं तो अमित चौंक गया और उसने भी अंशु को माँ कहते देखकर उसके बारे में सुशीला जी से पूछा। सुशीला जी कुछ बताना नहीं चाहती थी तो उन्होंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, अपनी औलाद को जाकर देखो जिसको मुझसे पीट पीट कर दूर कर रहे थे। अमित ने धीरे से कहा, वो अब नहीं है मम्मी। सुशीला जी ये सुनकर परेशान हो उठी और बोली, नहीं है इसका क्या मतलब? अमित ने तुरंत कहा, वो जाने कहाँ चली गई, नीलू के साथ गई थी और कहीं बिछड़ गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली और फिर दूसरा कोई बच्चा हुआ नहीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं जगी। सुशीला जी ये सुनकर जोर से चीख पड़ी। इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इसे तो वो चाहिए ही नहीं थी। इसका क्या भरोसा, जाने इसने क्या किया होगा उसके साथ। और तुमसे झूठ बोल रही है, अब जाने वो कहाँ होगी। तुमसे अच्छे तो हम हैं कि अंशु मुझे ट्रेन में माँ बाप से बिछड़ी हुई अंशु, और जब माँ बाप का कुछ पता नहीं लगा तो मैंने रख लिया, इसके लिए जीवन जिया और मेहनत करके इसको डॉक्टर बना दिया। सुशीला जी इस खबर से सदमे में थी। उन्हें अपनी असली पोती के खो जाने का बहुत दुख था। वो ये बात बताना नहीं चाहती थी मगर गुस्से में जाने कब कह गई। खामोश बैठी नीलू जैसे होश में आई। ट्रेन में मिली थी? कौन सी ट्रेन में मिली थी, बताइए मुझे। नीलू ने सुशीला जी के कंधे पकड़कर जोर से हिलाकर पूछा। सुशीला जी हैरान थी और आगे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन नीलू के बहते आंसू देखकर कहा, देखो ये तो वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ये मुझे पहली शिफ्ट की लोकल ट्रेन में मिली थी। बहुत रो रही थी और लगभग 2.5 साल की थी। नीलू ने अमित की तरफ देखकर जोर से कहा, अमित मैंने वही तो छोड़ा था उसको, ऑफिस जाते हुए छोड़ दिया था। ये कहकर नीलू मुंह को हाथों में छुपाकर जोर से रोने लगी। अंशु को हैरानी हो रही थी। अभी तक ये साबित नहीं हो रहा था कि अंशु नीलू की ही बेटी है। बात सुनकर अमित बेहद गुस्से में था, लेकिन बीमारी के चलते वो नीलू को चुप कराने लगा। लेकिन सुशीला जी ने तुरंत कहा, मुझे तो पता था कि इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकती। बच्चा पालना एक तपस्या है जो इसके बस का नहीं है, तभी तो आज तक बे औलाद है। उस बच्ची की बद्दुआ भी तो इसके साथ है। नीलू ने अंशु की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी ही बेटी हो, मेरा दिल कहता है, क्योंकि आज मेरी बेटी होती तो तुम्हारी ही उम्र की होती। अंशु को कुछ नहीं सूझ रहा था और वो सुशीला जी की तरफ देख रही थी। नीलू के प्रति नफरत सुशीला जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं दे रही थी, मगर मौके की नाजुकता देखकर उन्होंने बता दिया कि हाँ, अंशु बिल्कुल अमित जैसी दिख रही थी और इसलिए सुशीला जी उसे खुद से अलग नहीं कर पाई थी। लेकिन सास बहू के बीच अंशु को लेकर लड़ाई जारी रही। सुशीला जी ने कहा कि अगर इतना ही प्यार करती थी तो ट्रेन में क्यों छोड़ा, और मैंने इसको बड़ा किया है, इतने साल पाला है, आज ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो तुम्हें दे दूं, जबकि तुम्हारी बेटी होने का कोई सबूत भी तुम्हारे पास नहीं है। इस बात पर नीलू खामोश थी, लेकिन फिर भी उसने अंशु पर हक जताना जारी रखा। कोई फैसला ना होते देख अमित ने कहा कि टेस्ट कराते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंशु झट से खड़ी हुई और बोली, कहाँ से आ गए आप लोग? अगर आपकी हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ तो दिया था ना। अब जाइए यहाँ से, टेस्ट आपकी मर्जी से नहीं होगा, मेरी मर्जी से होगा। अंशु ये कहकर सुशीला जी से लिपट गई और रोने लगी। अमित ने नीलू को समझा बुझाकर उठाया और घर ले गया। अंशु ने दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ रहा था और वो रात को सो नहीं पा रही थी। इधर उधर करवट लेते हुए बेचैन हो रही थी। तभी उसका फोन बजा। डॉक्टर, वो पेशेंट जो दिन में आई थी उसको इमरजेंसी हो गई है, जोर जोर से सांस ले रही है, आप जल्दी आ जाइए। सुशीला जी, जो कि आज तबीयत खराब होने के कारण उसके बगल में ही सो रही थी, उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ। अंशु बताना तो नहीं चाहती थी मगर फिर बता दिया, जिससे सुशीला जी परेशान होकर झट से उठकर बैठ गईं और बोली, बेटा जल्दी से जा, देख ले जाकर उसको क्या हुआ है। अंशु ने फटी आंखों से देखते हुए कहा, माँ ये आप कह रही हो? वो भी उनके लिए जो जाने मेरी माँ है भी कि नहीं, बेकार मुझ पर हक जमा रही थी। आपकी बहू है इसलिए कह रही हो ना।
सुशीला जी ने कहा, बेटा वो सब छोड़, तू डॉक्टर है, तेरा पहला कर्तव्य मरीजों का ख्याल रखना है, उनकी जान बचाना है। सुशीला जी बोल ही रही थी कि नर्स का फोन दोबारा आ गया। मैडम जल्दी आ जाइए, ये लोग परेशान हैं, मरीज को सच में इमरजेंसी है। सुशीला जी ने फिर से कहा कि बेटा जल्दी से जा, अगर कुछ हो गया तो इसका पाप तुझे ही लगेगा कि एक डॉक्टर होते हुए भी एक मरीज का ख्याल नहीं किया। ईश्वर जाने क्या सजा देंगे। अंशु उठ खड़ी हुई और जल्दी से जाकर कपड़े बदलकर कार निकालकर हॉस्पिटल जा पहुंची। सुशीला जी भी फिक्र में साथ ही गई थी। सच में नीलू बोल भी नहीं पा रही थी और पहले उसको तुरंत ऑक्सीजन लगाई गई। अंशु ने उसका चेकअप किया और कुछ इंजेक्शन दिए, जिससे नीलू को कुछ राहत हुई और वो सो गई। लेकिन नींद में भी वो एक ही बात कह रही थी, अमित मेरी बच्ची ला दो, प्लीज मेरी बच्ची ला दो। ये देखकर अमित ने अंशु के सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर नीलू को प्लीज आप ही बचा सकती हैं। देखिए इसकी हालत क्या हो गई है, ये तो पहले ही आपके पास बीमार आई थी, आप मेरी बेटी जैसी हैं। लेकिन अगर टेस्ट हो जाते तो सारे वहम दूर हो जाएंगे और नीलू को भी मैं समझा सकूंगा। अभी तो वो समझने के लिए ही तैयार नहीं है। अंशु अब दुविधा में फंस गई थी, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब सुशीला जी भी देख रही थी। इस समय उन्होंने कहा, बेटा मौके के हिसाब से काम करना चाहिए और इस समय टेस्ट कराना ही सही रहेगा। भले दुश्मन हो लेकिन इसकी जान भी तो बचानी है। अंशु के दिमाग में बात बैठ गई और उसने मंजूरी दे दी। अगले दिन ही इस पर कार्यवाही शुरू की गई। चूंकि अंशु खुद एक महिला रोग विशेषज्ञ थी तो परमिशन मिलने में समय नहीं लगा। अमित और अंशु के नमूने लिए जा चुके थे और अब परिणाम आने में 3 दिन का समय कम से कम लगना था। नीलू दुआ कर रही थी कि अंशु उसकी ही बेटी हो और सुशीला जी ये फैसला भगवान पर छोड़ दिया था। परिणाम थोड़ी देरी से आए मगर फैसला जब आया तो सबकी आंखें भीग गईं और अंशु खामोश थी। केबिन लॉक करके बैठ गई। सब बाहर बैठे थे और आंखों में आंसू के साथ खामोशी पसरी हुई थी। नीलू मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क के साथ व्हील चेयर पर अंशु के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। सुशीला जी ने अंशु को आवाज दी और कई बार आवाज देने पर जब अंशु ने दरवाजा खोला तो वो सुशीला जी से लिपट गई। बेतहाशा रोई और हुई अंशु तो वो शांत कराने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन अंशु रोते रोते कह रही थी कि ये मेरे कोई नहीं है माँ, इन्होंने तो मुझे इतनी सी उम्र में छोड़ दिया था, आप ना होती तो मेरा क्या होता। आपके साथ जो इन्होंने किया वो भूल गई क्या आप। अंशु सुशीला जी और नीलू के बारे में पिछला सब कुछ जानती थी। अमित चुपचाप खड़ा सुन रहा था और नीलू कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। अंशु ने देखा तो जल्दी से उसको इमरजेंसी में भेज दिया और खुद भी चली गई। नीलू को तड़पते देख आज उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था और वो उसको कैसे भी ठीक कर देना चाहती थी। 1 घंटे बाद जहोद्दित करके बाद नीलू सामान्य हुई तो अंशु की जान में जान आई। जब आंख खोलते ही नीलू ने अंशु की तरफ देखा तो अपनी बाहें फैला दी। अंशु ने से रहा न गया और गले से लग गई। आखिर बेटी के अंदर भी माँ के प्रति प्रेम जाग उठा था। इसके बाद अमित ने भी उसको गले से लगा लिया और पापा पापा कहते हुए अंशु उसके गले लगकर रोने लगी। अमित ने कहा, बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि नीलू ने तुमको उस ट्रेन में जानबूझकर छोड़ा था। सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अमित ने हाथ जोड़कर कहा। ये उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, कोई बात नहीं पापा, अब हम सब साथ रहेंगे। अमित ने भी कहा, हाँ बेटा सब। अब नीलू भी अपनी गलती समझ गई है। इसके बाद अमित सुशीला जी के पास गया और कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरा तरीका हमेशा गलत रहा। काश मैंने सही रास्ता अपनाया होता तो हमारा घर नहीं टूटता। सुशीला जी नाराज तो थी मगर वो जानती थी ये सब नीलू के कारण हुआ और उस दिन अमित ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने परिवार को इकट्ठा होते देख अपने आंसू पोंछे और दोनों को माफ कर दिया। इतने साल बाद किस्मत से सब इकट्ठे हो गए थे। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।